सभी महानुभावों को प्रणाम और प्रणाम शारदा देवी जी की स्मृति को भी, जिनके नाम के साथ इस सम्मान का नाम जुड़ा हुआ है। ये सम्मान शब्द मुझे बहुत संकोच में डाल देता है, बहुत भारी लगता है, लेकिन फिर भी संतोष इस बात का कर दे रहा हूं कि अकेला नहीं हूं सम्मान पाने में। हमारे बहुत पुराने संस्कृत के टीचर थे हाई स्कूल में, तो एक सुभाषित होते थे ना संस्कृत में, सूक्तियां, एक सूक्ति सुनाते थे, केवलादो भवति केवलादि। मतलब ये बताते थे उसका कि किसी चीज का अकेले आनंद लेने वाला चोर होता है। जो किसी चीज का अकेले आनंद ले, केवलादो भवति केवलादि। तो मैं केवलादि नहीं हूं, आज मैं अकेले अकेले सम्मान नहीं ले रहा हूं। ये साथ में हमारे चौथीराम जी भी हैं। अच्छा, सम्मान शब्द जब मैं सुनता हूं खासतौर से अपने बारे में, तो एक सवाल मेरे पीछे लग लेता है। ये जो स्नेह, ये जो प्यार तुम पा रहे हो, क्या इसको सहेजने की पात्रता भी अर्जित कर चुके हो? अब इस सवाल का जवाब तो मुश्किल है, लेकिन बड़ा प्यार आता है इस सवाल का। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पीछे लगे रहें तो अच्छा रहता है। ये भी एक ऐसा ही सवाल है जो मेरे पीछे लग गया कि क्या तुम ये स्नेह, ये सम्मान, ये प्यार जो पा रहे हो, इसको सहेजने की पात्रता रखते हो? तो ऐसे सवाल अगर लगे रहें साथ, तो थोड़ा अपने को आदमी संभाले रहता है। नहीं तो कैसे कैसे सवाल पीछे लगा दिए गए हैं, जिनका नाम ले रहे थे अभी आशीष, रविकांत, रतनलाल जी जैसे अध्यापकों के पीछे लगा दिए गए हैं। अध्यापक के रूप में मैं क्या था, कैसा था, मैं तो कह नहीं सकता। शायद कभी लगा नहीं कि बहुत अच्छा अध्यापक हूँ, लेकिन ये मेरे विद्यार्थी मित्रों की हौसला अफजाई। कुछ मेरे विद्यार्थी मित्र बैठे मंच पर और बहुत से सामने बैठे होंगे और बहुत से बाहर भी होंगे। ये उनका दिया हुआ हौसला है, उनका दिया हुआ भरोसा है, जो आश्वस्त कर देता है कि बहुत बुरे अध्यापक भी तुम नहीं रहे हो। तो ये सम्मान जो मुझे मिल रहा है, इसको मैं इसी भाव से स्वीकार करता हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं, उस भरोसे का सम्मान भी है जो मुझे अपने विद्यार्थियों से मिलता है। ये जो जिस नाम से सम्मान मिल रहा है शारदा देवी जी के नाम पर, तो बताया गया था ना अभी शुरू में कि आयु ज्यादा नहीं मिली, जीने को उम्र ज्यादा नहीं मिली, लेकिन जीवन ऐसा जिया जो दीर्घजीवी प्रेरणा बन करके चेतना में रह सके। कोई अध्यापक या अध्यापिका ऐसा जीवन जी ले कि उम्र से कोई मतलब न रह जाए, है कि नहीं है, लेकिन उसका जीवन एक प्रेरणा के रूप में चेतना में विद्यमान रहे, ऐसा अध्यापक हो पाना। और ऐसा अध्यापक हो पाने की ऐसा अध्यापक हो पाने का कैसा सामर्थ्य
शारदा देवी जी में था, इसका एहसास मुझे बार बार होता रहता है जब मैं उनकी कवि, शारदीय कवि और एक्टिविस्ट पुत्री संध्या नवोदिता से मिलने का मौका पाता हूँ। क्या अध्यापक का काम सिर्फ पढ़ाना होता है? ये पढ़ाना शब्द बड़ा घमंड भरा है। मुझे याद आता है जब मैं इलाहाबाद आया और एमए में दाखिला लिया था, तो धर्मी भारती ने मुझे 2 काम सौंपे। धर्मियों के संपादक थे, अध्यापक दिवस का मौका था, शिक्षक दिवस, तो पत्र मिला उनका कि इलाहाबाद में आ गए हो, 2 काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? एक तो बाबूराम सक्सेना जी का इंटरव्यू लेना है धर्मियों के लिए, और दूसरा काम ये करना है कि यूनिवर्सिटी की तुम्हारी क्या संकल्पना है, यूनिवर्सिटी की अवधारणा क्या है तुम्हारी, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी। वो कई टिप्पणियां छापनी थी उनको उस अंक विशेष में, तो तुम भी लिखो एक टिप्पणी। मैंने दोनों काम किए, बाबूराम जी का इंटरव्यू भी लिया और भेज दिया, और अपनी संकल्पना का विश्वविद्यालय कैसा हो उसके बारे में मैंने लिखा कि पढ़ाए कोई ना। अब अजीब बात है, कैसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ाए कोई ना? मैंने लिखा जहां पढ़ाना नहीं, जहां अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर साथ साथ पढ़ें। अब पढ़ाने का काम तो आप देख ही रहे हैं किसने ले लिया है। अब क्या क्या बातें पढ़ाई जा रही हैं। पुरातत्व विभाग, जो यूनिवर्सिटीज के पुरातत्व और इतिहास, प्राचीन इतिहास विभाग हैं, वो भी अब माथा ठोक रहे होंगे अगर उसमें कोई फायदे के आदमी हैं तो। पता नहीं कब कहाँ खुदाई हो जाए, कब क्या निकल आए। बाबा प्रकट हो गए, बाबा प्रकट हो गए, पूरे देश में एक ही आवाज सुनाई पड़ने लगी। तो पढ़ाने का काम तो उन्होंने ले लिया, हमारे प्रधानमंत्री पढ़ाने लगे हैं। तो ऐसे हम क्या पढ़ाएं जो काम उन्होंने नहीं किया है? पढ़ा तो रहे हैं पर पढ़ा नहीं है। वो हमारा जो भाग्य है, कम से कम आजादी के आंदोलन के दौर में वो जो लोग आगे आगे हमारे चल रहे होंगे, चाहे वो गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, जवाहरलाल हो, लोकमान्य तिलक हो, जो भी नाम आप देख लीजिए, कितना पढ़ते थे और जेल में क्या करते थे। जैसे आप जेल में रह करके भी लोग रिमोट जो बाहर हैं उनको पढ़ाते हैं कि क्या क्या करना है, हम जेल में तुम ये करो। तो वो लोग जेल में ये काम नहीं करते थे, पढ़ते थे जेल में, लिखते थे जेल में। और आज पढ़ना पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ो जो हम पढ़ा रहे हैं। तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए जो इस तरह पढ़ाने के लायक अध्यापकों को ठेल ठेल के भेज दे। तो इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां विद्यार्थी और अध्यापक दोनों मिलकर पढ़ें, और तब वो सर्वेश्वर सक्सेना की कविता थी जो अभी कह रहे थे या
आशीष कह रहे थे कि वो, हाँ वो टिक जो परीक्षा प्रणाली है उसमें वो जो बस सही गलत का निशान लगाओ, बस यही काम रहेगा। सर्वेश्वर जी की कविता सर्वेश्वर ने लिखी थी शायद इमरजेंसी दौरान में, हाँ हाँ का सर ऊपर नीचे, नहीं नहीं का दाएं बाएं। तो उस समय तो कम से कम हाँ हाँ कह भी सकते थे, नहीं नहीं कह भी सकते थे, और गर्दन भी ऐसे ऐसे हिला सकते थे। अब तो वक्त ऐसा आ गया है बस गर्दन हिलाओ, जबान से बोलना मना हो गया है। तो ऐसी व्यवस्था जहां सिर्फ गर्दन सर हिलाने का ही अधिकार हो, बस हाँ कहो या नहीं कहो, सोचो। तो क्या आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए? क्या जो हमारे विद्यार्थी या हमारे सहयोगी अध्यापक या हमारे जानने समझने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए, ऐसे शिक्षा संस्थान चाहिए? और अगर चाहिए तो देश का कोई भविष्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक होने की चुनौती, शिक्षक होने की चुनौती, देखिए आज शिक्षा को एजुकेशन नहीं ट्रेनिंग का पर्याय बनाया जा रहा है। ट्रेन करो। पहले हम लोग क्या सुनते थे, या शिक्षा शास्त्र के जो अध्येता रहे होंगे एजुकेशन के, उनको बताया जाता था कि शिक्षा के जो बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं उनमें एक उद्देश्य होता है किसी देश की शिक्षा का कि वो योग्य नागरिक पैदा करे, नागरिक बनाए। अब आज योग्य नागरिक किसे माना जाएगा? आप समझते ही हो, जो सिर्फ व्यवस्था के काम का हो, या अगर रोजगार और आर्थिक भविष्य देखना है तो कारपोरेट दुनिया के काम का हो। तो शिक्षा एक ट्रेन करो इस व्यवस्था में फिट होने लायक ऐसे नागरिक, वही नागरिक कहलाएंगे। नागरिक कहलाने का अधिकार उन्हीं को होगा जो ट्रेनिंग पा करके आएंगे और व्यवस्था के लिए या व्यवस्था के जो आर्थिक जो सारा पूंजी का तंत्र है जो चला रहा है उनके मालिकों के, उनके आकाओं के लिए उपयोग के होंगे। ऐसे ही नागरिक तय करो, तैयार करो। ये अब शिक्षकों की जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये चुनौती है। हम कैसे पढ़ाएंगे? हम पढ़ाते थे साहित्य के अध्यापक के रूप में एक भक्ति काल, और बड़ा स्वर्णिम काल कहते थे उसको, जिसमें कबीर हुए, जायसी हुए, सूर तुलसी हुए। यह कौन सा आधुनिक काल में कि कौन सा काल है? बड़ी चालाकी के साथ। और क्या हो गया है? हम लोग जो अपने को अध्यापक मानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे, क्योंकि देखिए जो हमारे विद्यार्थी भी आते हैं वो एक ही परिवेश से थोड़ी आते हैं। कक्षा में जो बैठे होते हैं या बाहर भी जो मिलते हैं हमसे, या घरों में आके जो हमसे मिलते हैं, वो चाहे अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी, एक ही परिवेश से नहीं आते। संस्कार तो पहले से ही मौजूद है, वो जो पीछे ले जाने वाले हैं, और उनको बाहर से खाद पानी मिल रहा है। तो वो कई बार ऐसा मन लेकर के आते हैं जो हम पर शक करने लगते हैं कि हमने पढ़ा तो था ये, और ये क्या बता रहे हैं, इसने इन्होंने कौन सी किताब पढ़ी जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनके साथ हमारा संवाद इतना आसान नहीं रह गया है, अब बहुत कठिन हो गया है।
तो इस कठिन समय में अध्यापकों के लिए, हमारे सहयोगियों के लिए बहुत चुनौती है। बहुत सावधान होकर के, बहुत धक्का दे करके भी हम अपने पास आने वालों को ढकेल नहीं सकते, क्योंकि उनको बनाया है किसने, आप जानते हैं। तो उनके मन में जो पड़ी हुई चीजें हैं उनको भी हमें कैसे अलग करना है, कैसे साफ करना है, ये भी अध्यापकों पर एक बड़ी चुनौती है, शिक्षकों पर एक बड़ी चुनौती है। ये जो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि घर में हर संतान की सबसे पहली शिक्षिका मां ही होती है, पहली शिक्षिका। और यह पहली शिक्षिका होने का अधिकार या इस पहली शिक्षिका होने का नियुक्ति पत्र किसी राज्य व्यवस्था ने नहीं दिया होता, ये प्रकृति से मिला होता है मां को अपनी संतान की पहली शिक्षिका होने का। तो शारदा देवी ऐसी शिक्षिकाएं हों, हैरत होती है। हमारे ज़माने, हमारे समय की जबकि इतनी शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा का अवसर बढ़ गया है, साक्षरता बढ़ गई है, यूनिवर्सिटीज खुल गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया है, ऐसे में जो हमारा स्त्री पक्ष है वो भी कई बार हमको और उलझन में डाल देता है कि माएँ भी अब ऐसा संस्कार से दबा दी गई हैं कि पहली शिक्षिका के रूप में वो अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देने की, कई बार वो शिक्षा देने को उत्साहित नहीं हो पाती जो होना चाहिए। तो मित्रों, ये हमारे समय की चुनौतियां हैं, शिक्षा की चुनौतियां हमारे समय की चुनौतियां हैं। और हमारे समय की चुनौतियां हम वास्तविक रूप में अपने समय को समझ कर स्वीकार कर सकते हैं। हम पीछे जा करके नहीं, पीछे जा करके हम कुछ चीजें अपने सहारे के लिए, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, अगर मेरे सामने कोई गड्ढा आ जाए बड़ा, गांव में जब मैं अपने बचपन में गांव में पढ़ा तो बचपन में देखता जब रास्ते में बरसात का गड्ढा आ गया, कोई पानी भरा हुआ है, अब उधर जाना है, पार करना है, तो किनारे खड़े होकर के, गड्ढे के पास खड़े होकर के नहीं पार कर सकता था, पीछे जाओ और दौड़ते हुए आओ और छलांग लगा लो, तो कई बार पार कर जाते थे। तो ऐसे ही अतीत की ओर देखना बुरा नहीं है, परंपरा से कुछ अगर प्रेरणाएं मिलने काबिल हो तो उनको अनदेखा नहीं करना है, लेकिन जाकर वहां लौटना अपने वर्तमान में ही है, अपने समय में ही। समस्याएं हमारे समय की ही हैं। तो अगर इस रूप में हम अतीत की ओर जाए और फिर आए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस रूप में हमको ले जाया जा रहा है उसके खतरे हमारे वर्तमान के लिए भी हैं और भविष्य के लिए भी हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सी बातें हो चुकी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास तौर से ये जो आयोजित, जो कमेटी जिसने मुझे सेव दिलाना, ये भी एक समय है हमारे लिए, हमारे पूर्व वक्ताओं से ज़्यादा, कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने पढ़ाया इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, और फिर यहाँ से BHU गया तो प्रोफेसर चौथीराम जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो मेरे लिए एक ऐसा सुखद